नमस्ते छात्रों। आज के अपने अध्ययन का विषय है अरस्तु के दास्ता पर विचार। अरस्तु जिस राज्य की बात करता है और उसके लिए कई सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, उसमें दास्ता पर वो विस्तार से विचार देता है। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में दास्ता पर न केवल विस्तार से विचार दिए गए हैं, अपितु दासों को नागरिकों का अनिवार्य अंग बताया गया है। अरस्तु के चिंतन के दास्ता संबंधी विचारों की आलोचकों ने कई आधारों पर आलोचना की है और शायद यही एक ऐसा विचार है जिसका सबसे अधिक आलोचना का शिकार अरस्तु को होना पड़ा। अरस्तु ने दास्ता पर व्यापक विचार प्रस्तुत किए और उन्होंने कहा कि दास वे सजीव उपकरण है जो नागरिकों के जीवन को सुखमय सुविधाजन्य बनाने के लिए काम करता है। अरस्तु दास्ता को एक प्राकृतिक संस्था मानता है और कहता है कि दास राज्य के लिए आवश्यक है ताकि राज्य अपना सर्वांगीण विकास कर सके और नागरिक अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सके। बिना दास के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, गृह कार्य के लिए हाथी घोड़ा या उपकरणों की आवश्यकता है, उसी प्रकार से उन उपकरणों को प्रयोग करने के लिए दासों की आवश्यकता है। अतः दास राज्य का अनिवार्य अंग एवं तत्व है। अरस्तु अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में दास्ता पर विस्तार से चिंतन करते हुए कहता है कि जिस समय अरस्तु ने दास्ता पर विचार दिए, उस समय दास्ता पर कई तरह के विचार प्रस्तुत थे। एक विचार एल्सिडेमस और एनिफंटा जैसे सोफिस्ट विचारकों का था, जो दास्ता को अप्राकृतिक अमानुषिक निकृष्ट संस्था मानते थे। उनकी मान्यता थी कि दास्ता रूढ़िजन्य संस्था है और इसका कोई प्राकृतिक आधार नहीं है। ये मानवीय समानता के सिद्धांत के विपरीत है, अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सोफिस्ट विचारक दास्ता संबंधी विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ये समाज का रोग है, दास प्रथा राज्य और समाज में नहीं होनी चाहिए। दूसरा विचार उस समय ग्रीक लेखकों का था, जो कि ग्रीक सभ्यता, ग्रीक संस्कृति और ग्रीक राज्य को बनाए रखने के लिए दास को अनिवार्य मानते थे और उनकी मान्यता थी कि दासों की पूर्ण मुक्ति यूनानी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को पूरी तरह से तहस-नहस कर देगी। यानी कि इससे ग्रीक सभ्यता जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अतः दास प्रथा होनी चाहिए और राज्य के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु ने इनमें से यूनानी सभ्यता के जो विचार है उनको अपनाया और दास प्रथा को राज्य के लिए अनिवार्य माना। अरस्तु का जो लक्ष्य था दास प्रथा का समर्थन करने का या दास प्रथा का पर विस्तार से विचार देने का, उसका उद्देश्य था कि यदि दासों का पूर्ण उद्धार हो गया तो यूनानी सभ्यता जो दास प्रथा पर आधारित है वो नष्ट हो जाएगी। और साथ ही दूसरी उनकी मान्यता थी कि गृह कार्य के लिए सजीव उपकरणों की आवश्यकता होती है जो निर्जीव उपकरणों का प्रयोग कर सके। और तीसरी मान्यता थी कि नागरिकों का उद्देश्य राज्य का विकास करना है, राज्य को परामर्श देना है, राज्य के शासन संचालन में योगदान देना है। तो नागरिक के जीवन को अवकाश में बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए और नागरिक अपनी बुद्धि का और विवेक का विकास कर सके, इसलिए आवश्यक है कि दास प्रथा अनिवार्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु ने 3 कारणों से दास प्रथा का समर्थन किया। पहला, यूनानी सभ्यता को बचाने के लिए। दूसरा, गृह कार्यों का संचालन सुचारू रूप से हो। और तीसरा, नागरिकों के जीवन को सुविधाजन्य या नागरिकों में सद्गुण के विकास के लिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दास प्रथा जो है अरस्तु के चिंतन का एक महत्वपूर्ण आधार है। अरस्तु ने दास प्रथा की परिभाषा और प्रकृति भी विस्तार से बताई है। अरस्तु अपने दास प्रथा के चिंतन में कहता है कि 2 तरह के उपकरण समाज में पाए जाते हैं, एक निर्जीव उपकरण और दूसरा सजीव उपकरण।
निर्जीव उपकरण से उनका तात्पर्य है हाथी, घोड़ा या फिर ऐसे उपकरण जो गृह कार्य को चलाने के लिए कार्य आते हैं। और सजीव उपकरणों से उनका तात्पर्य था दास। वो ये कहता है कि ये जो उपकरण है, जो निर्जीव उपकरण है, इनका संचालन केवल सजीव उपकरण यानी कि दासों के द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए दास प्रथा अनिवार्य है। अरस्तु की धारणा है कि संपत्ति के सजीव उपकरण द्वारा ही संपत्ति के निर्जीव उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि दास क्रिया, उपभोग और उपयोग का साधन है, उत्पादन का नहीं। इस प्रकार वो दास की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि दास स्वामी के जीवन को सुविधामय बनाने, अवकाश प्रदान करने, सद्गुण का विकास करने, दैनिक जीवन के कार्यों से उसे छुटकारा प्रदान करने, ताकि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके और अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सके। इसलिए औद्योगिक श्रमिक अरस्तु, इसलिए दास अनिवार्य है। तो दास की वो परिभाषा इस प्रकार अपनी पुस्तक में देता है, लेकिन वो औद्योगिक जो श्रमिक है उनको दास प्रथा से एकदम मुक्त करता है, क्योंकि उनका संबंध उत्पादन से है। और जबकि अरस्तु उत्पादन क्रिया में संलग्न व्यक्तियों को दास नहीं मानता है। अरस्तु के लिए दास परिवार की संपत्ति है, उसका उपकरण है। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि दासों का अस्तित्व परिवार से जुड़ा हुआ है, और परिवार से अलग करने का मतलब होगा दासों को उसका अस्तित्व भी समाप्त कर देना। अतः दास केवल अपने स्वामी का ही दास नहीं है, अपितु पूर्णतः स्वामी का है, जबकि स्वामी दास का नहीं, स्वामी का जीवन पूर्णतः स्वतंत्र है। इस प्रकार दास का जीवन इतना स्वतंत्र नहीं है जितना स्वामी का जीवन स्वतंत्र है। दास की परिभाषा देते हुए अरस्तु लिखते हैं, कोई व्यक्ति जो प्रकृति से अपना नहीं बल्कि दूसरे का है वो दास है। यानी कि दास एक प्राकृतिक संस्था है। दास पर वो विस्तार से परिभाषा देते हैं कि दास एक प्राकृतिक संस्था है, क्योंकि प्रकृति से ही कुछ व्यक्ति दास बनने के लिए और कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं। यानी कि कुछ व्यक्ति शासित होने के लिए और कुछ व्यक्ति शासक बनने के लिए पैदा होते हैं। इस प्रकार अरस्तु दासता की परिभाषा विस्तार से देते हैं कि दास एक प्राकृतिक संस्था है जो प्रकृति द्वारा हुई उत्पन्न हो जाते हैं, और कुछ व्यक्ति दास बनने के लिए और कुछ व्यक्ति स्वामी बनने के लिए पैदा होते हैं। अरस्तु दास और पशु में कोई अंतर नहीं करता है। वो ये कहता है कि जिस प्रकार दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पशु आवश्यक है, उसी प्रकार से दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए दास अनिवार्य है। इस प्रकार दास स्वामी का सजीव उपकरण है। जहाँ पर पशुओं को वो निर्जीव उपकरणों की श्रेणी में रखता है, वहीं दासों को वो सजीव उपकरणों की श्रेणी में रखता है। और दासों को कहता है कि दास सजीव उपकरण है जो स्वामी के या नागरिकों के जीवन को सुविधामय बनाने के लिए और गृह प्रबंध के कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए आवश्यक है। अरस्तु दास को एक प्राकृतिक संस्था मानता है। जब अरस्तु की हमने परिभाषा का अध्ययन किया तो हमने देखा कि अरस्तु अपना ये कथन कि जन्म से ही कुछ व्यक्ति शासित होने के लिए और कुछ शासक होने के लिए पैदा होते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो शासित व्यक्ति हैं वो दास हैं, क्योंकि वो शासक कभी नहीं बन सकते हैं। इस प्रकार अरस्तु दास को एक प्राकृतिक संस्था मानता है, क्योंकि दासों में बुद्धि और विवेक नहीं होता है और वो केवल शासितों में ही होता है। इसलिए अरस्तु दासों को एक प्राकृतिक संस्था मानता है। अरस्तु के विचारों का अगर हम अध्ययन करें तो हमको देखने के मिलेगा कि जहाँ पर अरस्तु दासों पर को किसी भी प्रकार के अधिकार देने के विरुद्ध है और दासों को स्वामी के अधीन रखने के लिए एकदम कटिबद्ध है, वहीं वो दासों से मित्रतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा स्वामी से करता है। वो कहता है कि अरस्तु कहता है कि दासों पर स्वामी के निरंकुश शासन की बात करने का मतलब ये होगा कि दास कहीं विद्रोह ना कर दे, दास कहीं स्वामी को मार ना दे। इसलिए दास जो है उसके प्रति स्वामी को मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि दासों का स्नेह स्वामी को प्राप्त हो सके और दास लगन से अपने कर्तव्य से पूर्ण कार्य कर सके। और इस प्रकार वो ये कहता है कि अगर दास दुस्साहस करे या कोई ऐसा कार्य करे जिससे कि स्वामी को अहित हो, तो दासों को दंड भी दे
सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी को वो दासों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार करने के साथ साथ दंड की बात करता है। दास रूढ़िजन्य या विधिजन्य संस्था है। अरस्तु के ये जो विचार है वो जातीय भावना से प्रेरित है। वो ये वे दासता है जो युद्ध के फलस्वरूप अपनाए गए बंदियों से संबंधित है। अरस्तु ये कहता है कि कुछ दास जो हैं वो जन्म से ही उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ दास युद्ध के दौरान प्राप्त होते हैं। यदि कोई राज्य दूसरे राज्य को परास्त कर देता है तो वहाँ की जो प्रजा है उसे दास बनाया जा सकता है। इस प्रकार बंदी बनाए गए जो दास हैं वो उनसे एकदम अलग दास हैं। इस प्रकार अरस्तु के जो विचार है वो दासता पर बहुत व्यापक विचार है, लेकिन अरस्तु के इन विचारों की आलोचना कई आधारों पर की जाती है और जिसके कारण अरस्तु के दर्शन को आलोचना का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण उनकी आलोचना की जाती है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। डेमोक्रेसी के अंदर जहाँ दास प्रथा जो है अन्याय पर आधारित मानी जाती है, समानता पर आधारित मानी जाती है, और डेमोक्रेसी में जहाँ पर सबको समान समझा जाता है, वहीं अरस्तु इस तरह की बात करके हम देखते हैं कि समाज में एक नवीन असमानता को, विषमता को जन्म देता है। दूसरा, असमानता पर आधारित अरस्तु की जो दासता का ये सिद्धांत है वो असमानता और विषमता पर आधारित है, जो कि समाज के अंदर दो प्रकार के वर्गों की कल्पना करता है, एक स्वामी और दूसरा दास। और हम देखते हैं कि इतिहास इसका गवाह है कि जब जब दो वर्ग रहे हैं और एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग पर अगर अत्याचार किया गया है तो जो दूसरा वर्ग है वो एक दिन यानी कि शासक के खिलाफ खड़ा हो जाता है और शासक को तबाह कर देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो विषमता पर आधारित है, ये समानता पर आधारित जो सिद्धांत है, कहीं ऐसा ना हो कि राज्य को ही समाप्त कर दे। इसलिए अरस्तु के इन विचारों को कई और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। अरस्तु की सबसे महत्वपूर्ण आलोचना की जाती है जातीय अहंकार से आधारित ये सिद्धांत है, क्योंकि अरस्तु खुद एक कुलीन परिवार से संबंधित था और वो नहीं चाहता था कि जो यूनान की सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो नष्ट हो। अतः उनका जो सिद्धांत है पूरी तरह से जातीय भावना से प्रेरित सिद्धांत है और जो कि दासों के उन्मूलन की बात ना करके दासों का समर्थन करता है। ये सिद्धांत अव्यावहारिक सिद्धांत है, क्योंकि स्वामी और दास में मित्रता की बात करना मूर्खतापूर्ण बात है। अरस्तु अपने चिंतन में कहता है कि स्वामी को दासता के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जबकि इतिहास इसका साक्षी है कि कभी भी कोई शासक या स्वामी जो है अपने अधीनस्थ या अपने गुलाम के प्रति इस तरह का व्यवहार नहीं करता है, अपितु उसके साथ वो अत्याचार करता है। ये सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है। अरस्तु की धारणा है कि दास को अपने स्वामी के व्यक्तित्व में लीन हो जाना चाहिए, जबकि साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति का सद्गुण का विकास, व्यक्तित्व का विकास वे केवल स्वयं कर सकता है, कोई उसमें योगदान नहीं दे सकता है, क्योंकि व्यक्ति के पास बुद्धि है और बुद्धि ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है व्यक्तित्व विकास का या सद्गुण विकास का। ये संतोषजनक सिद्धांत अरस्तु के ये सिद्धांत है, ये संतोषजनक है क्योंकि ये सभी वर्गों को संतुष्ट नहीं कर पाता है और ये समानता की बात करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरस्तु के इस दर्शन का जो है कई आधारों पर आलोचना की गई है और वास्तव में ही दास प्रथा का समर्थन करना अरस्तु के लिए सही नहीं था। लेकिन अगर हम तत्कालिक परिस्थिति की ओर बात करें तो हम देखते हैं कि उस समय का जो समय था, उस समय की जो यूनानी सभ्यता थी वो दासता पर आधारित थी, नागरिकों पर आधारित थी और गृह प्रबंधन पर आधारित थी, कुलीन स्वयंप्रभा वर्ग पर आधारित थी। इस कारण जो है दासता को बनाए रखना अरस्तु के लिए अनिवार्य था। धन्यवाद।